चलें जी, अब हम एक बेसिक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम अगर इस क्वेश्चन में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एबीसी यूज़ करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, एक्चुअल तो क्वेश्चन में एबीसी की रिक्वायरमेंट थी, ट्रेडिशनल तो मैंने खुद से दिया है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मशीन आवर्स लेंगे एज एन एक्टिविटी लेवल। ठीक है। अब इसमें कोई थ्योरेटिकल काम अभी फ़िलहाल हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपली सारी चीज़ों को एक दफ़ा कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा वापस आते हैं उस डिस्कशन पे जो हमने किया था। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके। अब देखिए, इसमें जो है वो हमने जो कॉस्ट ड्राइवर्स और सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की थी, तो ज़रा सा रिकॉल करते हैं कि हमने स्टेप्स क्या क्या फॉलो किए थे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ग्रुप्स बनाए थे कि भाई हमारे पास कितने एक्टिविटी लेवल हैं। तो एबीसी में जो स्टेप्स हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम ग्रुप्स आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हमने पहले नाम दिया था कॉस्ट पूल का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कॉस्ट पूल्स। ठीक है, क्वेश्चन में कितने कॉस्ट पूल्स हैं हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मशीन रिलेटेड कॉस्ट है तो किस बेसिस पे एब्जॉर्ब होगी, लेबर रिलेटेड कॉस्ट है तो वो किस बेसिस पे एब्जॉर्ब होगी, क्वालिटी इंस्पेक्शन है तो वो किस बेसिस पे एब्जॉर्ब होगी, स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट है तो वो किस बेसिस पे एब्जॉर्ब होगी। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और स्टेप है, यूजुअली मैं लिख देती हूँ, कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर इफ रिक्वायर्ड। ज़रूरी नहीं है इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ भी सकती है। ठीक है, तो ये स्टेप ऑप्शनल है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हमने जब कॉस्ट पूल आइडेंटिफाई कर लिया, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिया, कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद हम निकाल रहे थे रेट। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने रेट कैलकुलेट करने के बाद क्या किया था, हमने रेट कैलकुलेट कर लिया था, 1 2 3 4 रेट्स निकाल के फिर हमने ओवरहेड को प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया था यहाँ पे। तो फिर हम क्या लिखेंगे, इन एब्जॉर्ब ओवरहेड्स into the cost of the product by using overhead recovery rates and cost drivers। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है, जैसे रिकवरी रेट्स हमने निकाल के एब्जॉर्प्शन कर ली थी। एब्जॉर्प्शन करने के बाद अगर पूछता है तो फिर आप ओवरहेड पर यूनिट निकालेंगे। सो कैलकुलेट overhead per unit, right, and cost per unit if required। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो यूजुअली हम हर केस में फॉलो करते हैं। आप उसको पॉज करके ये स्टेप्स अपने रजिस्टर्स में लिख लें ताकि फिर हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करें तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट। अच्छा, चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन कॉस्ट हैं। एक मशीन सेटअप कॉस्ट है, एक मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और एक जनरल फैसिलिटी कॉस्ट है। ठीक है। अच्छा, अब हम उसने कहा कि पहले तो आप एक काम करें कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब ये है कि अगर हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं तो, और अगर मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, डब्ल्यू है, एक्स है और वाई है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे प्राइम कॉस्ट से। प्राइम कॉस्ट आपको उसने सारी प्रोडक्ट्स की दी हुई है, 15 24 एंड 35। तो $15। अच्छा, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन। देखें, आपके पास इस वक्त सिचुएशन क्या है, आपके पास इस वक्त मशीन सेटअप कॉस्ट है, इस वक्त ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जनरल फैसिलिटी कॉस्ट है। उसने उसके आगे कॉस्ट ड्राइवर भी बता दिया कि कौन सी कॉस्ट किस बेसिस पे डिपेंड कर रही है।
फिर उसने प्राइम कॉस्ट बता दिया, मशीन आवर्स बता दिया, बैच साइज बता दिया, सप्लायर ऑर्डर्स बता दिया और डिमांड बता दिया। डिमांड इज बेसिकली द प्रोडक्शन जो हमें करनी है नॉर्मली, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास होता नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट बाय यूजिंग ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ये रिक्वायरमेंट चूंकि ओरिजिनल क्वेश्चन की नहीं थी तो उसमें बेस गिवन नहीं है, हम उस वक्त फिलहाल मशीन आवर्स अज्यूम कर लेते हैं और फिर कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए वो जो स्टेप्स हैं उनको जहन में रखिएगा, जो भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे। अभी तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, अभी तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मेरे पास प्रोडक्ट डब्ल्यू है, एक्स है और वाई है। देखिए, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्राइम कॉस्ट से। ठीक है, प्राइम कॉस्ट उसने क्वेश्चन में दी हुई है $15, $24 और 35। सो 15, 24 और 35। ठीक है, देन वी हैव टू ऐड ओवरहेड्स पर यूनिट। ठीक है, अब ओवरहेड्स पर यूनिट आप कैसे निकालेंगे? ओवरहेड के लिए हमें ये चेक करना होगा कि जी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, दैट मीन्स बजटेड मशीन आवर्स से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बजटेड ओवरहेड्स का टोटल हमारे पास नहीं है तो कर लेते हैं, वो इन तीनों को टोटल करना पड़ेगा ना। 120,600 प्लस 64,800 plus 337,500, that makes 522,900. मशीन आवर्स कितने हैं? मशीन आवर्स के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए, मशीन आवर्स तो उसने यहाँ पे दिए हुए हैं पर यूनिट, और कितने यूनिट्स बनाने हैं वो भी दे दिए। तो चलें जी मशीन आवर्स निकालते हैं। मशीन आवर्स फॉर प्रोडक्ट W will be what? 8,000 times 5 is 40,000. फॉर प्रोडक्ट एक्स ये हो जाएगी 6,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 6 8 48,000। और जी के लिए ये हो जाएगी 5,000 टाइम्स 7, 35,000। 40 प्लस 48 प्लस 35 इज 123,000। ठीक है, ओ यार कितना आ जाएगा? 522,900, सॉरी 522,900 डिवाइडेड बाय 123,000, 4.25 पर मशीन आवर, राइट। तो 4.25 पर मशीन आवर है तो ओवरहेड्स पर यूनिट हो जाएंगे 4.25 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 4.25 पर मशीन आवर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्रोडक्ट में हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। तो 4.25 टाइम्स 5 इज 21.25 और ये हो जाएगा 36.25। ठीक है, अच्छा, सेकेंड प्रोडक्ट में 8 मशीन आवर्स हैं पर यूनिट। So 8 multiplied by 4.25, that makes 34। और लास्ट प्रोडक्ट में ये हो जाएगा 4.25 टाइम्स 7, 63.75 प्लस 35 इज 98.75। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, अगर मुझे यही काम एबीसी से करना है तो फिर एबीसी में काम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब अगर मैं, ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई ना, सेकंड रिक्वायरमेंट में अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसी चीज़ को हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करने जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे तो सबसे पहला काम तो आपने करना था ओवरहेड्स को कॉस्ट पूल आइडेंटिफाई करना था। हमारे पास मेनली 3 कॉस्ट पूल हैं, मशीन सेटअप, मटीरियल ऑर्डरिंग और जनरल फैसिलिटी। जनरल फैसिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई ओवरहेड किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा होता तो यूजुअली हम उसको जनरल की कैटेगरी में डाल देते हैं।
अच्छा, उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना था कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर इसके बिल्कुल सामने दिया हुआ है, तो कॉस्ट ड्राइवर का मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर हमें निकालना होता है ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, अगर कोई कॉस्ट ड्राइवर नहीं दिया हुआ तो वो निकाल लेंगे, फिर ओ आर ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल लेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरहेड रिकवरी रेट्स। यूजुअली इसके एक रेट निकालने का यूजुअली एक नंबर होता था ट्रेडिशनली। अगर ये एमटीयूज में आएगा तो फिर तो जाहिर सी बात है इसके नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो ओवरहेड रिकवरी रेट जो है ये हो जाएगा, मशीन सेटअप कॉस्ट है। सेटअप कॉस्ट है 120,600 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेटअप्स। अच्छा, नंबर ऑफ सेटअप्स हमारे पास अभी फिलहाल है नहीं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ बैचेस, 120,600, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स नॉर्मली एक ही होते हैं। तो उसने बैच साइज दे दिया है आपको। ठीक है, बैच साइज का मतलब एक बैच में कितने यूनिट्स बन रहे हैं, यहाँ से हम नंबर ऑफ सेटअप्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास फिगर्स अवेलेबल हों। ठीक है। अच्छा देखें, अब नंबर ऑफ बैचेस कहाँ से आएंगे? बैचेस के लिए, बैचेस या सेटअप्स के लिए, क्योंकि जितने सेटअप होंगे उतने ही बैचेस भी होंगे, जितने बैचेस होंगे उतने सेटअप्स भी होंगे। तो प्रोडक्ट एक्स में क्या हो जाएगा? एक्स में हो जाएगा 500 का बैच साइज है और 8000 यूनिट्स बनाने हैं। 8000 डिवाइडेड बाय 500 इज 16। जब वाई में ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 400 बैच साइज, 15। और जी में ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 1000, 5 बैचेस, ये 5000 डिवाइडेड बाय 1000। So 20 plus 16 is 36 batches. Let me calculate it. 16 plus 15 plus 5. Yeah, 36 batches. Right? इसको हम वर्किंग 2 कर देते हैं। ठीक है, और 31 बैचेस, 36 बैचेस, सॉरी 36 ही था ना। या तो हमारे पास जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 120,600, 120,600 डिवाइडेड बाय 36 इज 3350 पर सेटअप। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर पे। ठीक है। अच्छा, ये है कितनी? ये है 64,800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर। सप्लायर ऑर्डर्स उसने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, ये सप्लायर ऑर्डर्स उसने यहाँ पे दिए हैं। ये 4 है, 3 है और 5 है। लेकिन ये सप्लायर ऑर्डर्स पर बैच है। एक बैच में कितनी दफ़ा ऑर्डर जाएगा, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा मटेरियल है तो हम डिफरेंट सप्लायर से बाई कर रहे होते हैं। So it's 4, 3 and 5. So supplier order में multiply by 4, multiply by 3 and multiply by 5. 4, 3 और 5 ही था ना? या उप्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। So 16 ये आ जाएगा मेरे पास सप्लायर ऑर्डर। ठीक है। 16 into 4 is 64, 15 into 3 is 45 and 5 into 5 is 25. So 25 plus 45 plus 64 is 134. 134 supplier orders will divided with 134. ठीक है,
64,800 divided by 134 is 483.52 58 483.58 per order. ठीक है. And the last one, last cost is general facility cost 337,500. ये है तकरीबन 337,500 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स. इसका रेट मशीन आवर्स पे डिपेंड कर रहा है. मशीन आवर्स आर, अच्छा ये तो निकाल लिया था हमने यहाँ पे टोटल 123,000. So 337,500 divided by 123,000, ये बन रहा है 2.74. ठीक है. तो हमने क्या किया, हमने सारे ओवरहेड रिकवरी रेट्स निकाल लिए. ठीक है. अब इसके बाद अब हमें क्या करना है. अच्छा, इसमें असल मसला इस क्वेश्चन में ये था कि उसने कॉस्ट ड्राइवर्स की कैलकुलेशन नहीं दी हुई थी टोटल, तो वो हमने निकाल लिया था. अब हमें ओवरहेड पर यूनिट निकालना है. ओवरहेड पर यूनिट के लिए हमारे पास डाटा होना चाहिए. हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, डब्ल्यू, एक्स और वाई. ओवरहेड पर यूनिट के लिए सबसे पहले तो हम ओवरहेड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम सेटअप कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं. सेटअप कॉस्ट थी 3350 पर सेटअप. चेक दिस रिकॉर्डिंग, या per setup, right? So for W, we will multiply 3350 with the number of setups, and number of setups are around 16. So 3350 multiplied by 16 is 53,600, right? Then 3350 times 15. अच्छा, ये इसको हमने 16 से मल्टीप्लाई किया था. 50,250. अच्छा, आखिरी में जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, बिकॉज 5 सेटअप्स हैं. So 3350 multiplied by 5 is 16,750. ठीक है. तो हमने क्या किया, सेटअप कॉस्ट जो है उसको हमने, सेटअप कॉस्ट को हमने मल्टीपल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट पूल है, जो भी कॉस्ट ड्राइवर है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया 16, 15 और 5 से. तो मेरे पास सेटअप कॉस्ट आ गई डब्ल्यू, एक्स और वाई की. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो दूसरी कॉस्ट है दैट इज मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट. ये है तकरीबन 483.58. ठीक है. So 483.58 multiply by number of setups, sorry, number of supplier orders होगा ना ये. Yeah, supplier order. So this will be multiplied with 64, 30,949. ठीक है. फिर उसके बाद 483 point, was that 483.58 multiply by 45, 21761. इसको अगर हम एक्सेल पे कर लेते हैं तो ये बड़े आराम से, सॉरी, इसको अगर हम एक्सेल पे कर लेते हैं तो ये बड़े आराम से होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर हम एक्सेल पे कर लेंगे, बिकॉज एक्सेल वैसे भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है. इसमें तो नहीं आएगा खैर, लेकिन रिक्वायरमेंट तो है. अच्छा, उसके बाद फिर ये हो जाएगा 483.58 मल्टीप्लाई बाय 25, ये बन जाएगा 1289. ठीक है. और आखिर में जो है ये आ जाएगी मटेरियल हैंडलिंग.
सॉरी नॉट मटेरियल हैंडलिंग, जनरल फैसिलिटी। अच्छा, जनरल फैसिलिटी कॉस्ट जो है वो 337,000, सॉरी इसका रेट जो हमने निकाला था वो निकाला था 2.74 पर मशीन आवर, 2.74 पर मशीन आवर, और अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है मशीन आवर से। तो पहली प्रोडक्ट की मशीन आवर्स हैं 40,000, दूसरी प्रोडक्ट के मशीन आवर्स हैं 48,000, और तीसरी प्रोडक्ट के मशीन आवर्स हैं 35,000। ठीक है, सो सो इसका मतलब ये हुआ कि 2.74 multiplied by 40,000 is 109,600, right? फिर 2.74 multiplied by 48,000, 131,520, और उसके बाद 2.74 times 35,000 is 95,900। ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ, हम इसका टोटल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इसका टोटल कर लें फिर आगे बात करते हैं। Alright, तो जो ओवरहेड पर यूनिट आ रहे हैं, ओवरहेड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये। ठीक है, ये बेसिकली हमने टोटल कर लिया, और ये हो गए आपके एब्जॉर्ब ओवरहेड अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट। अच्छा, ओवरहेड पर यूनिट फिर कितना हो जाएगा? ओवरहेड पर यूनिट हो जाएगा, लेट्स डिवाइड इट विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। So 194,149 divided by 8,000, it's 24.26, right? सेकंड प्रोडक्ट के लिए, सेकंड प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है 6,000 की, तो 203,531 divided by 6,000, it's 33.92, 33.92. And the last one is 124,739 divided by 5,000, 24.94। ठीक है, अच्छा प्राइम कॉस्ट अगर आप इसमें ऐड कर लें तो प्राइम कॉस्ट जो है दैट इज़ 15, फिर 24 और फिर 35। सो ऑल टुगेदर जो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी 24.26 प्लस 15 इज 39.26, 33.92 प्लस 24 इज 57.92, और ये हो जाएगी 95.94। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इसको कंपेयर करते हैं कॉस्ट पर यूनिट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो कॉस्ट पर यूनिट थी उससे। लेट्स सी हमारे आंसर्स में कितनी वेरिएशन आ रही है। 36.25 था फर्स्ट प्रोडक्ट का, ठीक है, 58 और 98, ये है 58, और आखिरी प्रोडक्ट है 98.75। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इन तीनों को चेक कर लेते हैं प्लस करके कि क्या ये टोटल इसका सही आ रहा है, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ओवरहेड सही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। 522,419 और हमारे ओवरहेड्स थे 522,900, हाँ तकरीबन सेम है, सही है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि भाई देखो ये तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है और ये है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अब इसमें कुछ जगहों पे कॉस्ट पर यूनिट में बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट 98 थी, यहाँ पे ये 59 आ रही है, तो कॉस्ट पर यूनिट में मेजर रिडक्शन है। और फर्स्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट जो है वो एबीसी में बढ़ गई है, और एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो तकरीबन सेम है। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट पे एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली दोनों 58 है। अब एक चीज़ जहन में आती है वो ये कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या हमें कंसिडरिंग द फर्स्ट कंसिडरिंग दिस सिनेरियो, क्या हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे जब हम स्विच कर रहे हैं और मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, तो क्या इस केस में मुझे सेलिंग प्राइस को बढ़ाना चाहिए? एक सवाल है, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि सेलिंग प्राइस का फिर क्या करेंगे? कॉस्ट तो बढ़ रही है वो तो चलें समझ में आ रहा है, लेकिन कॉस्ट बढ़ने को क्या हम सेलिंग प्राइस के बढ़ने
के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? सोचिए ज़रा इस बात पे। देखिए, अगर हम सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं, तो सेलिंग प्राइस बढ़ाने से हमें पता है कि हमेशा ऐसा होता है कि हमारा जो सेल्स वॉल्यूम है, उस पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि मार्केट में इस वक़्त सेलिंग प्राइस क्या चल रही है। अगर मार्केट में सेलिंग प्राइस अ, इतनी है कि हम अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं और उससे सेल्स में कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तब तो ठीक है। लेकिन हम ऐसी सेलिंग प्राइस बढ़ा दें और आई मीन सेलिंग प्राइस बढ़ाने से क्वालिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। अगर कोई ₹10 की चीज़ मुझे ₹12 पे या ₹15 पे दे रहा है, तो मैं सबसे पहले ये सवाल करूँगी कि क्या कॉस्ट बढ़ रही है? सॉरी, क्या क्वालिटी इम्प्रूव हुई है? आपने कहा नहीं जी, क्वालिटी तो इम्प्रूव नहीं हुई, हमने कॉस्टिंग मेथड चेंज किया। तो अगर मार्केट में सारे लोग 18 से ₹20 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और मैंने अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दी इतनी के हाँ, चलिए फिर भी लोगों के लिए वो अफोर्डेबल है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर लेकिन बहरहाल सेलिंग प्राइस बढ़ाने से यूजुअली सेल्स वॉल्यूम पे एक थोड़ा-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। तो सेलिंग प्राइस अगर आप बढ़ा देंगे, दैट इज़ वन आइडिया। दूसरी चीज़ ये हम कर सकते हैं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कॉस्ट कंट्रोलिंग हम कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो हम यहाँ पे कुछ करके हम ये ट्राई कर ज़रूर कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो ओवरहेड पर यूनिट है, उसको हम किसी तरीके से अगर रिड्यूस कर सकें बाय यूजिंग द नंबर ऑफ सेटअप्स एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे अगर मैं बैच साइज़ बढ़ा दूँ, अगेन अगर मैं बैच साइज़ बढ़ा दूँ तो मेरे बैचेज़ भी कम हो जाएँगे और मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस। तो सेलिंग प्राइस बढ़ाना कैन बी दी ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दूँ। ठीक है? इस सिचुएशन में ये वाला पॉइंट जो है वो ज़्यादा फ़ीज़िबल है। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हो ये रहा है कि मेरी एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो रही है। अब कॉस्ट पर यूनिट अगर कम हो रही है तो क्या सेलिंग प्राइस को हम कम करेंगे? देखिए, सेलिंग प्राइस को कम हम सिर्फ़ एक रीज़न की वज़ह से करते हैं और वो ये कि सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए उससे। अगर सेल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो सेलिंग प्राइस को कम करने की कोई सेंस ही नहीं बनती। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस के कम होने से मेरे सेल्स वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसको यूजुअली हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, कि अगर प्राइस मैं 10% से कम करूँ तो मेरा सेल्स वॉल्यूम कितना परसेंट से बढ़ेगा। अगर वो 10% से ज़्यादा अमाउंट से बढ़ जाए, जिसको हम प्राइस इलास्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, उस केस में सेलिंग प्राइस पर आप कम कर दें क्योंकि सेल्स वॉल्यूम उससे ज़्यादा अमाउंट से बढ़ेगा और आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा उससे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जी सेलिंग प्राइस कम करने से मेरे सेल्स वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है, अगर इलास्टिक प्रोडक्ट है तो आप अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दें, कम कर दें। लेकिन अगर इससे सेल्स वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या सेल्स वॉल्यूम पे कोई एज़ सच कोई मेजर इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, तो उस केस में फिर हम कहते हैं कि प्रोडक्ट प्राइस इनइलास्टिक है। इससे इनइलास्टिक होने का मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को बढ़ा भी दे कम भी कर देते हैं, तो उससे उसकी सेल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे नमक है, अब नमक की प्राइसेज़ को आप जितना भी कम कर लें, उससे सेल्स वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग नमक थोड़ी खाना ज़्यादा कर देंगे। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर एडवाइजेबल है कि आप अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को एज़ इट इज़ कंटिन्यू रखें, उसको चेंज ना करें। और अगर ये सिचुएशन है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है सेलिंग प्राइस की ज़रा से कम करने से सेल्स वॉल्यूम पे एक मैसिव इंक्रीज़ आएगा, तो यहाँ पे फिर सेलिंग प्राइस को बढ़ा देना मुनासिब है। तो अब सवाल ये मतलब ये पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, लेकिन सिर्फ़ एक जनरल एक डिस्कशन है कि कॉस्ट पर यूनिट चेंज होने से सेलिंग प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, तो उसको किस तरीके से हम आंसर करेंगे, राइट? चलें जी, बस आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।